Hello guys, welcome back to my YouTube channel यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपके लिए बेहतरीन प्यारा सा नोट्स अब हम अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 11th बायोलॉजी के लिए, जी हाँ, क्लास 12th, क्लास 9th, क्लास 10th वालों के लिए तो सिलेबस आपको मिल ही रहे हैं। देखिए, हम आपके इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर अकेले काम करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। पूरा पूरा यूट्यूब संभालना अपनी जिम्मेदारी है आपके लिए। सो प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अपने इस प्यारे से दोस्त के लिए जरूर करिएगा, शिवम मिश्रा के लिए। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अब आपको सोशल मीडिया का लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं यस के मिस्टर के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। नोट्स पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर सेंड करता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको खोलेंगे, क्लिक करेंगे टाइटल के ऊपर तो खुलेगा। उसके अंदर मैंने सारे लिंक प्रोवाइड करके रखे हैं, प्लीज वहां पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लेके आए क्लास 11th बायोलॉजी, चैप्टर 6 है हमारा, पुष्पी पादपों की आकारिकी। हिंदी मीडियम को नीट ओरिएंटेड बोर्ड ओरिएंटेड लेके आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में प्यारा सा नोट्स हाथों से बनाया गया है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए। प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पे है ऊतक, टिश्यू। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊतक हमारा क्या होता है। पुष्पी पादपों की आकारिकी, क्लास 11th बायोलॉजी, चैप्टर 6 है हमारा। इन हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले अब कर सकते हैं, अब चाहे यूपी बिहार चाहे जहां से हो सभी लोग बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न है। तो ऊतक आता है, टिश्यू आता है। सबसे पहले हम लोग टिश्यू ऊतक होता क्या जानेंगे। समान अथवा असमान कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति समान हो। समान अथवा असमान कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति समान हो तथा समान कार्य करने के लिए संगठित हो, ऊतक कहलाता है, यानी कि टिश्यू कहलाता है। ठीक है। ऊतक परस्पर ऊतक परस्पर ऊतक परस्पर मिलकर ऊतक तंत्र और अनेक ऊतक तंत्र संगठित होकर अंग बनाते हैं। यानी जो ऊतक परस्पर मिलकर क्या बनाएंगे, ऊतक तंत्र बनाते हैं और अनेक ऊतक तंत्र संगठित होकर अंग बनाते हैं। किसका अंग बनाते हैं, किसी भी पादप का। अब जानते हैं हम लोग ऊतक विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके या जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे ऊतक विज्ञान कहते हैं। या फिर ऊतकों का वह विज्ञान, या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऊतक विज्ञान को हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। ऊतक विज्ञान को और क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब आपका चैप्टर है पुष्पी पादपों का आकारिकी। तो सबसे पहले जानते हैं पादप शारीरिकी क्या होती है। पादप शारीरिकी या आकारिकी क्या होती है। तो पादप अंगों का आंतरिक संरचना का अध्ययन करना ही पादप शारीरिकी कहलाता है। जो पादप शारीरिकी यानी कि जो पादप होते हैं उनके अंदर इनर के जो उनके पार्ट होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक ना, इनर स्ट्रक्चर जो होती है, अगर उनका आप लोग अध्ययन करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर का, देन हमारा पादप शारीरिकी कहलाता है। इसका अध्ययन करने के लिए ऊतकों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। यदि अब पादप शारीरिकी का अध्ययन करना है तो सबसे पहले आप लोग ऊतकों का, टिश्यू का अध्ययन करना आपको चाहिए, तभी इसका अध्ययन कर पाएंगे। नहीं तो आपको बहुत ही कठिनाई होगी, क्योंकि सारा का सारा जो ट्री होता है, पेड़ होता है, वो ऊतक से ही मिलकर बना होता है। अब पादप ऊतकों को विकास के आधार पर दो समूहों में बांटा गया। जो पादप ऊतक होते हैं वो विकास के आधार पर कितने समूह बांटा गया है, दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला होता है विभोजतकी ऊतक, दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। तो हम लोग जानेंगे विभोजतकी ऊतक क्या होता है, फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे अस्थायी ऊतक क्या होता है। तो विभोजतकी ऊतक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्षेत्र जो सक्रिय कोशिका विभाजन दर्शाते हैं विभोजतकी क्षेत्र, तथा ऐसे ऊतक विभोजतकी ऊतक कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र जो सक्रिय कोशिका विभाजन दर्शाते हैं विभोजतकी क्षेत्र, तथा ऐसे ऊतक विभोजतकी ऊतक कहलाते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विभोजतकी ऊतक क्या होता है। तो ऐसे क्षेत्र जो सक्रिय कोशिका विभाजन दर्शाते हैं उसे हम विभोजतकी क्षेत्र, तथा ऐसे ऊतक विभोजतकी ऊतक कहलाते हैं। विभोजतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागेली को ने निरंतर विभाजन हो रही कोशिकाओं के लिए किया था। जो विभोजतकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था,
नागेली ने क्यों किया था, क्योंकि वहां पे ये भी दे देगा ना, आखिरकार उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था तो क्यों किया था, इसलिए किया था क्योंकि निरंतर पादपों में कोशिका का विभाजन हो रही थी, तो इसीलिए वहां पे क्या विभाजन से क्या बना हमारा विभोजतकी बना है। ठीक है ना। अब आता है विभोजतकी ऊतक के सामान्य लक्षण। विभोजतकी ऊतक के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला होता है ये कोशिकाएं जीवित तथा पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं, पहला लक्षण है। दूसरा, इन कोशिकाओं का आकार प्रायः छोटा होता है, इनमें प्रचुर मात्रा में जीव द्रव्य पाया जाता है। विभोजतकी ऊतकों के सामान्य लक्षण है। दूसरा, इन कोशिकाओं में उपस्थित केंद्रक प्रायः बहुत बड़ा होता है। इन कोशिकाओं में जो उपस्थित केंद्रक होते हैं प्रायः कैसे होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। चौथा क्या है, इनमें यदि लवक पाए जाते हैं तो प्राक लवक के रूप में होते हैं। यदि इसमें लवक पाए जाते हैं तो वो लवक कैसे लवक होते हैं, तो हमेशा और हमेशा प्राक लवक के रूप में विभोजतकी ऊतक में पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के बीच प्रायः अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। विभोजकी ऊतकों के अंदर कोई भी अंतरा कोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों विभोजतकी ऊतक का वर्गीकरण, यानी विभोजतकी ऊतक का वर्गीकरण। तो विभोजतकी ऊतक का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर एवं विकास के आधार पर फिर बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विभोजतकी ऊतक का उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो विभोजतकी ऊतक का उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो इनको निम्नलिखित तीन ही भागों में बांटा गया। कौन कौन से। पहला प्राक विभोजतक या प्राइमोड्रियल, इसको प्राइमोड्रियल भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्राथमिक विभोजतक और तीसरा होता है द्वितीयक विभोजतक। तो पहला होता है प्राक विभोजतक। ये क्या होता है, यह मूल शीर्ष तथा प्ररोह शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है ना। और भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप प्राक विभोजतक से ही प्राथमिक विभोजतक का निर्माण होता है। प्राक विभोजतक से ही किसका निर्माण होता है, प्राथमिक विभोजतक का निर्माण होता है। फिर आता है प्राथमिक विभोजतक क्या होता है, इस ऊतक का निर्माण प्राक विभोजतक से विभेदन के बाद होता है। इस ऊतक में आरंभ से ही विभाजन होता है या होता रहता है। प्राथमिक विभोजतक ऊतक मुख्य रूप से जड़, तने व उपांगों, शिखाग्रों तथा अंतःवृष्ट भागों में पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है, प्राथमिक विभोजतक। फिर आता है द्वितीयक विभोजतक। तो द्वितीय विभोजतक क्या होता है, इन ऊतकों का निर्माण आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक अस्थायी ऊतकों की जीवित कोशिकाओं से होता है। द्वितीय विभोजतक ऊतक का निर्माण कैसे होता है, तो इन ऊतकों का निर्माण आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक अस्थायी ऊतकों की जीवित कोशिकाओं से होता है। जैसे कि जड़ की कैम्बियम से तने में द्वितीयक वृद्धि के समय बनने वाला अंतरा पोलीकैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम से द्वितीयक विभोजतक ऊतक का निर्माण होता है। अब फिर पौधे के आधार पर विभोजतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पौधे में स्थिति के आधार पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ विभोजतक, दूसरा होता है अंतःवृषी विभोजतक और तीसरा होता है पार्श्व विभोजतक। तो सबसे पहले आता है शीर्षस्थ विभोजतक। तो ये ऊतक मुख्य रूप से जड़ व तने के शीर्षों पर तथा पत्तियों के अग्रभागों पर मिलते हैं। इनके निरंतर विभाजन से नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, जिनके कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे कि प्ररोह शीर्ष तथा मूल शीर्ष, ये जो होते हैं ये हमारे शीर्ष विभोजतक के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अंतःवृषी विभोजतक। तो यह शीर्षस्थ विभोजतक से अलग होकर विभोजतक से होकर छूटा हुआ भाग होता है। छोटा हुआ भाग होता है जो अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित न होकर उनके मध्य में छूट जाता है। घासों के पर्वों के आधार पर और पुदीने के तने के पार्श्वसंधियों के नीचे तथा पत्तियों के आधार पर यह ऊतक पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर अंतर्वेशी विभोजतक पाए जाते हैं, यह शीर्षस्थ विभोजतक से अलग होकर छूटा हुआ भाग होता है जो अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित न होकर उनके मध्य में छूट जाता है। ये हमारा घासों के पर्वों के आधार पर, पुदीने के तने के पार्श्वसंधियों के नीचे तथा पत्तियों के आधार पर यह ऊतक पाया जाता है और ये ऊतक अस्थायी
होते हैं। फिर तीसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों पार्श्व विभोजतक। तो पार्श्व विभोजतक क्या होता है? यह ऊतक पौधे की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। पौधे में इनकी स्थिति पार्श्व होने के कारण इन्हें पार्श्व विभोजतक कहते हैं, जैसे कि पुली कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, ये जो होते हैं हमारे पार्श्व विभोजतक के एग्जाम्पल होते हैं। ऊतक ऊतक मैंने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है आपका स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होता है? इस ऊतक का निर्माण विभोजताकी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन तथा विभेदन से होता है। जब हमारी विभोजताकी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभेदन होता है तो वहाँ पर अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित या मृत पतली या मोटी भित्ति वाली होती हैं। इनमें विभाजन की क्षमता अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रुक जाती है। इसमें जो कोशिका विभाजन क्षमता होती है वो स्थायी या अस्थायी रूप से क्या हो जाती है? रुक जाती है। कोशिका की रचना तथा उनके कार्य के आधार पर अस्थायी ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। सबसे पहले आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों सरल ऊतक। तो सरल ऊतक क्या होते हैं? ये ऊतक आमतौर पर एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी सभी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होते हैं। पहला जैसे कि मृदूतक अथवा पेरेनकाइमा, दूसरा होता है स्थूलकोण ऊतक या कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक या फिर स्क्लेरेनकाइमा। ये हमारे सरल ऊतक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मृदूतक, स्थूलकोण और दृढ़ ऊतक। तो सबसे पहले हम लोग सरल ऊतक में जानेंगे मृदूतक के बारे में। तो मृदूतक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे देख लीजिए, ये सबसे सरल ऊतक होते हैं जिनका संबंध किसी पौधे की सामान्य सक्रियता से होता है। मृदूतक की कोशिकाएं समव्यासी पतली कोशाभित्ति वाली, सामान्यतः अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुभुजीय होती हैं मृदूतक में। अब आता है मृदूतक का कार्य क्या क्या होता है। तो ऊतक का प्रमुख कार्य संचित भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना मृदूतक का कार्य होता है। दूसरा, मांसल तनु तथा पत्तियों में कोशिकाएं जल का संग्रहण करना मृदूतक का कार्य होता है। तीसरा, जलीय पादपों में वायुतक की सहायता से उत्प्लावकता मिलती है तथा गैसीय विनिमय होता है मृदूतक के द्वारा ही। चौथा, शाकीय पादप शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं तथा पादप शरीर का आकार नियमित बनाए रखता है। कौन हमारा करता है? मृदूतक करते हैं। नेक्स्ट आता है स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कोला, जिसका अर्थ ग्लू होता है। स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाएं पेक्टिन, हीमोसेलुलोज तथा सेलुलोज के जमाव के कारण मोटी भित्ति वाली हमारी स्थायी कोण ऊतक होती हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे स्थूल ऊतक का कार्य। तो देख लेते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों की स्थूल कोण ऊतक के कार्य क्या क्या होते हैं। यह ऊतक पौधे के विभिन्न भागों में लचीलापन उत्पन्न करता है तथा पौधे के विभिन्न भागों जैसे शाखाओं, पत्तियों के वृंतों आदि में खिंचाव दबाव को सहने की शक्ति प्रदान करती है। दूसरा, विशेष परिस्थितियों में इसकी कोशिकाएं में विभाजन की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा क्या है? सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की उपस्थिति के कारण इन ऊतक की कोशिका जल संचय का कार्य भी करती है। कौन करता है? स्थूल कोण ऊतक। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा है क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 आएगा, केवल 5 पार्टों में पूरा आपको चैप्टर 6 कवर कर दिया जाएगा और आपको पुनः 1 से लेके 5 चैप्टर को कवर कराया जाएगा। अगर नीट की तैयारी करते हैं तो अब नीट ओरिएंटेड और बोर्ड ओरिएंटेड दोनों प्रकार से आपको पढ़ा जा रहा है और ये नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। प्लीज सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।